वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा। और आज हम आपके साथ बात करेंगे एक अल्लाह ताला की 6 हिस्सें जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता की हैं ना, जिन ये सब बड़ी बाकमाल हैं, कोई भी ऐसी नहीं है कि जिसको हम नज़रअंदाज कर सकें। इसका अंदाज़ा हमें उस वक्त होता है जब हमें उस एरिया में प्रॉब्लम आना शुरू होता है कि हमें कितनी बड़ी ये एक सेहत या ब्लेसिंग या नेमत जो है वो अल्लाह ताला ने दी हुई है। सुनने की हिस्स एक ऐसी हिस्स है कि जो हम देखते हैं कि जो बाकी हमारे इर्द गिर्द जानवर हैं उनमें बहुत ज़्यादा बाज़-औक़ात शार्प होती है। इंसान को भी अल्लाह ताला ने सुनने की जो हिस्स दी है उससे उसकी ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जुड़ती हैं। हम सुनते हैं, हम उसे रिएक्ट करते हैं, हम सुनते हैं, हम उसे बोलने की, उसे रिपीट करने की कोशिश करते हैं, हम सुनते हैं, हम उसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये जो सुनना है ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहरापन जो है वो पैदाइशी तौर पर होता है या फिर ये वक्त के साथ साथ उम्र गुजरने के साथ साथ कुछ फैमिलीज़ में मौरूसी तौर पर मुंतकिल होता है और ये मसाइल पैदा होते हैं। ये क्या होते हैं, इनका हल कैसे होता है, क्या करना चाहिए, इसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको इसके हवाले से मुकम्मल जो इन्फॉर्मेशन और मालूमात हैं वो पहुंचा सकें। हमने आज यहाँ पे दावत दे रखी है डॉक्टर असदुल्ला को, ENT स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। आपके साथ हमारे ऑडियोलॉजिस्ट मौजूद हैं आमिर रियाज। आमिर अस्सलाम वालेकुम। और आमिर ने अपने सामने, अगर आप देख सकें, बहुत सारी डिवाइसेस, हेयरिंग एड्स रखी हुई हैं कि जो कानों में लगाना बड़ा ज़रूरी हो जाती हैं, भले वो बच्चे हों, भले वो बुज़ुर्ग हों। ये एक ऐसी डिवाइस है जो आज से कई साल पहले अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई ऐसा मसला हो जाता था तो उसके पास ये सहूलत नहीं थी कि वो इससे फ़ायदा हासिल कर सके। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी ने अब आसान कर दिया है कि जो हमारे अंदर कमी है या कोई अगर बीमारी है तो उसका इलाज ये है कि आप उस कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। आज इस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे कि लोग इसको लगाने से शर्माते क्यों हैं, घबराते क्यों हैं, हम क्यों नहीं इसको इतना राइज कर सके कि अगर खुदा न खास्ता सुनाई नहीं दे रहा तो हम हेयरिंग एड से मदद ले लें। और हमारे पास मौजूद है डॉक्टर सैयद असद अली, फैमिली कंसल्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं यहाँ से आपसे शुरू करना चाहूँगी। आप फैमिली कंसल्टेंट हैं, आपके पास तो लोग बेसिक लेवल पे आते होंगे ना, जैसे GP लेवल होता है कि हर बंदा जो है उठ के डॉक्टर साहब के पास, पेट में दर्द है तो भी, कान में दर्द है तो भी। डेफिनेटली। तो मुझे बताइएगा कितने लोग रिपोर्ट करते हैं कान के मसलों के साथ, और वो क्या मसाइल हैं जिन्हें आप बेसिक लेवल पे देखते हैं? देखिए जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि इस लेवल पे मैं समझता हूँ कि तकरीबन 50-60% जो जनरल OPDs होती है उसमें ENT के केसेस वगैरह ज़्यादा होते हैं, ईयर, नोज़ एंड थ्रोट के। तो उसमें ख़ास तौर पे बच्चों से लेके बड़ों तक आते हैं। और स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं उनमें ये ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे होते हैं, टॉन्सिलाइटिस के, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शंस के या ईयर्स के प्रॉब्लम से। तो उसमें बेसिकली ये होता है कि लोगों को ये अवेयरनेस इतनी नहीं होती कि अपने ईयर्स की अपने परमानेंट केयर कैसे करनी है। अच्छा ठीक है, तो वो कैसे करनी चाहिए आपके हाल में? वो बेसिकली देखिए, इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ गुड हाइजीन, प्रोटेक्टिव मेजर्स एंड लाइफस्टाइल। ठीक है। जैसे प्रोटेक्टिव मेजर्स में आती हैं चीज़ें और जो हाइजीन में आती हैं, इसी तरह सेफ यूजली होता है। कान में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, आप भी यूजली करते हैं कि फ़ौरन कान में कॉटन बड्स लगाएंगे, ईयर पिन्स होगी, हेयर पिन्स होती है, दूसरे मैच स्टिक्स वगैरह से कॉटन लगा के उसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रोसीजर्स नहीं करने चाहिए, इसकी वजह से कान का जो कैनाल के अंदर इंजरी हो जाती है। इसी तरह अगर वैक्स है तो वो पुश हो जाती है डीप, और जो ईयर ड्रम होता है जिसे हम टेम्पेरिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो उसका डैमेज होने का डर होता है। सबसे ज़्यादा हमें इसमें केयर करनी चाहिए, इसमें कहते हैं सेफ़ ईयर क्लीनिंग, जिसमें हमें अपना इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसी तरह कॉमन होता है कि मेरे कान में मैल आ गई है, सफाई करनी है, वो कोएक्स के पास चले जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें डाल देंगे कान में, वो नहीं डालनी चाहिए और उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। उसमें अल्टीमेटली सबसे बड़ा ख़तरा होता है कि आपका ईयर ड्रम या टेम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेट ना हो जाए, उसमें सुराख ना हो जाए, तो वो एक परमानेंट हीयरिंग लॉस में बंदा चला जाता है। तो एक तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो होती है, आप प्रोटेक्टिव मेजर्स हम लोग बाकी सारी चीज़ों में करते हैं। आँख में कोई चीज़ आएगी फ़ौरन हाथ रख लेंगे। कान में जैसे हमारे म्यूज़िकल कंसर्ट है, इतनी लाउड वॉल्यूम होता है, फ़ोन सुनते हैं हम उसको हाई वॉल्यूम पे सुन रहे होते हैं। इसी तरह आप दूसरे कोई TV देख रहे हैं या आपके मैकेनिकल नॉइसेज हैं, इसे हम बोलते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में मुख्तलिफ
इक्विपमेंट्स या मशीनरी यूज़ हो रही होती है, उसमें जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हम नहीं लेते। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग कहें लोड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, उसमें ईयर प्लग्स नहीं यूज़ करते, ईयर मफ्स होते हैं वो यूज़ करने चाहिए, वॉल्यूम को लो करना चाहिए ठीक है। ताकि हमारे ईयर्स की जो इंटरनल डैमेज है वो कम से कम हो। यानी हमें एहसास होना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने ये जो एक हिस्स दी है ये इसको हमने प्रोटेक्ट करना है, हिफाजत करनी है। जी बिल्कुल, prevent हिफाजत करना करनी किसी की है, बीमारी और इसके बारे में बहुत कम अवेयरनेस है। तो हम लोग यूजली जो है आजकल जैसे मोबाइल है वो लोग सुन रहे, ईयर लगे होंगे, हेडफोन्स भी लगाया होगा, ईयरबड्स भी लगे होंगे, लेकिन उसका वॉल्यूम इतना हाई होगा। वो रूल ऑफ थंब है कि जब आप पास बैठा वो बंदा दूसरा आपकी आवाज़ उसकी सुन रहा है म्यूज़िक की, इसका मतलब है कि आपका जो थ्रेश होल्ड है वॉल्यूम का वो बहुत ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसी तरह ईयर्स की जो हाइजीन है उसको मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। जैसे हम लोग शावर लेते हैं या स्विमिंग करते हैं, मॉइस्चर जो है ये बहुत नुकसानदेह है, ये लीड्स टू द इन्फेक्शंस। ठीक है। जब इन्फेक्शंस होती हैं कान के अंदर तो इसमें फिर हियरिंग लॉस का भी इशू आता है और प्रॉब्लम्स भी आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोगों को यूजुअली क्या करते हैं, लोग आफ्टर शावर लेने के बाद वो चीज़ें कुछ ड्राई करने की कोशिश करते हैं, उनसे अवॉइड करना चाहिए। यूजुअली जस्ट लाइट टॉवल से करना चाहिए, या हेयर ड्रायर हम लोग यूज़ करते हैं, उसको आप कूल पे रख के और लो प्रेशर के साथ इसको ड्राई करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन टॉवल आई थिंक इज द सेफ। और उसके अलावा ईयर्स जो प्रोटेक्टिव जो यूज़ करते हैं हम लोग उनको करना चाहिए, ख़ास तौर पर ड्यूरिंग स्विमिंग और शावर लेने के लिए स्पेशली ईयर प्रोटेक्टिव बड्स होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ENT का जो मसाइल है आपके ख्याल में कितना हमारे मुल्क में ये कॉमन है, और वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से? कुछ तो डॉक्टर साहब ने पॉइंट आउट किए हैं, इनके अलावा भी कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग आपके पास आते हैं? मैम सबसे जो बेसिक वजह है, हम बेसिक से चलते हैं क्योंकि आपकी ऑडियंस बहुत रेंज बहुत ज़्यादा है। सबसे जो मेन रीज़न है वो ENT की प्रॉब्लम्स की वो लैक ऑफ अवेयरनेस है। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि ENT का मसला हो तो किसको दिखाना है। हाँ जी। वो कभी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जा रहे होंगे, कभी मिसाल तौर पे GP के पास जा रहे हैं, या कभी कोई लोकल डॉक्टर फ़ोन पे बात करके, हाँ, तो उनको पता ही ये नहीं है कि ये कतरे डालने सबसे बड़ा मैम जो हमारे पास पेशेंट आते हैं जो बड़ा निगलेक्टेड पेशेंट्स होते हैं, खासतौर पे छोटे बच्चे, उनके पेरेंट्स एक मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और मेडिकल स्टोर पे जो भी लड़का खड़ा होगा उसको कहेंगे जी हमें ईयर ड्रॉप्स दे दें जी। अब वो कोई भी उठा के ईयर ड्रॉप्स दे देगा। अब उस बंदे को नहीं पता कि आया उसको फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कान के पर्दे में सुराख है, क्या मसला है। तो जब उनको पता ही नहीं है तो वो ईयर ड्रॉप्स डालेंगे, उससे बजाय ये कि उसको फ़ायदा हो, उसको उल्टा नुकसान होगा। हमारे पास पेशेंट आते हैं, कान से पीप आ रही होगी, कान से खून आ रहा होगा, बहुत बुरी हालत में उनका कान होता है, और तब वो आते हैं जब वो बात काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी होती है और वो हेयरिंग लॉस तक बात चली जाती है। तो हम ऐसे सबसे जो मेन थिंग है, मैं तो वो ये प्रमोट करना चाहूँगा कि आपको ENT का मसला हो, अब तो आजकल तो ENT स्पेशलिस्ट बीइंग अगर आप शहर में रहते हैं जी। तो हर जगह पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं, तो आप जाएँ, उनको चेक कराएँ और अपनी ईयर की प्रॉपर असेसमेंट कराएँ। क्योंकि टूल्स होते हैं, बगैर टूल के अगर आपने कान को देखा नहीं है, एग्जामिन नहीं किया, एंडोस्कोप्स के जरिए नहीं देखा, ऑटोस्कोप के जरिए नहीं देखा, तो आप कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। और ये जो है ना मेडिकल साइंस का बहुत बड़ा एडवांसमेंट है कि आपको पेट का दर्द है तो आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना है, आपको अगर दिल का दर्द है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, अगर आँख कान का मसला है तो आपको ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना है, हार्मोन्स का मसला है तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाना है। आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि हमने किसके पास जाना है जिससे हमें इलाज मिलेगा। वो दौर चला गया है जब एक ही बंदे के पास जो है हर बीमारी की पोटली जो है मौजूद होती थी और उस पोटली से सबका इलाज हो जाता था। अब ज़रा सुपर स्पेशलाइजेशन जो है वो चल रही है। ये तो आपने अच्छी बात की डॉक्टर साहब, लेकिन वो इसके अलावा और क्या ऐसी कॉमन वजूहात हैं, ख़ासतौर पे बच्चों से शुरू करते हैं कि बच्चों में ये जो पैदाइशी बहरापन है ये क्यों होता है? क्या ये मौरूसी होता है या ये कोई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई बीमारी है जिसकी वजह से बच्चों में बहरापन हो सकता है? ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है? अच्छा मैम, बच्चों में और बड़ों में हेयरिंग लॉस की डिफरेंट रीजंस हैं। बच्चों में मोस्टली जिस तरह आपने कहा कंजेनिटल जो पैदाइशी तौर पे होते हैं, उनमें नंबर 1 रीज़न तो कज़न मैरिजेज़ हैं, ठीक है, वो फैमिली में रन करता है तो वो आगे ट्रांसफ़र होता जाता है आपके जीन्स में। दूसरी चीज़ ये है कि वो दूसरी बोली सेम बात की अवेयरनेस, आपने प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी ड्रग्स नहीं लेनी होती जो कि आपको पता ना हो कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अक्सर एंटी मलेरियल ड्रग्स जो हैं, ये एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स जो हैं, वो हम प्रेगनेंसी के दौरान ले लेते हैं, जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस बच्चों में होता है। इसके अलावा जो बच्चों में बहुत कॉमन है हेयरिंग लॉस की वजह, वो ये है मैम कि जो फीडिंग पोजीशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है।
جو بچوں کو دودھ پلایا جاتا ہے، بے شک وہ فارمولا ملک ہو یا بریسٹ ملک ہو، وہ بالکل سیدھا لٹا کے پلایا جاتا ہے. ویسے نہیں کرنا چاہیے. وہ سارا کیونکہ ان کا جو سافٹ پیلٹ ہے جس کو ہم کامن زبان میں تالو کہتے ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا. تو جب وہ لیٹ کے پی رہے ہوتے ہیں تو سارا دودھ ان کے کان میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو ہیئرنگ لاس ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح ویکس کان میں ایکومولیٹ ہوتی ہے، یہ بھی ون آف دا ریزن آف ہیئرنگ لاس کی. اور جو ایک نارملی ایک ہمارے فیملی میں کلچر ہے کہ جیسے ہی بچہ نہا کے نکلتا ہے تو کاٹن بڈ یوز کر رہے ہیں، اس کے کان صاف کر رہے ہیں. تو ہمیں نہیں پتا کہ جو ہمارے کان کا پردہ ہے اس کا ڈسٹینس جو ہے وہ کتنا ہے آپ کے کان کے جو کنال سے. تو وہ تقریباً 2.4 سینٹی میٹر کا ہے، بالکل معمولی باریک بال سے تھوڑا زیادہ. تو اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اب ایک ماں کو کیا پتا کہ 2.4 سینٹی میٹر تک میں نے جانا ہے، وہاں پہ پردہ ہے، اس کو کیسے بچانا ہے. تو یہ بہت کامن چیز ہے. اور ایک اور بڑی کامن چیز، ہمیں بچپن میں جب نہلایا جاتا تھا تو ہمارے کانوں میں پانی ڈالا جاتا تھا، صابن شیمپو کہ جی کان اچھی طرح صاف ہو جائے گا. حالانکہ ہم نے اس سے بچانا ہے بجائے یہ کہ ہم کان میں پانی ڈالیں. تو کانوں میں جو بھی انفیکشن ہے اس میں 80% انفیکشن اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ کے کان میں پانی جا رہا ہوتا ہے. اب وہ پانی جس سے ہم نہاتے ہیں وہ کوئی صاف پانی تو ہوتا نہیں ہے، پینے والا پانی تو ہوتا نہیں ہے. اس کی وجہ سے فنگل انفیکشن، بیکٹیریل انفیکشن اور یہ سارے انفیکشن ہوتے ہیں. تو ہمیں کان کو پانی سے بچانا ہے ہر حال میں. صحیح. یہ سب سے امپورٹنٹ باتیں ہیں جو بچوں میں موسٹ کامنلی ہو رہی ہیں. بالکل صحیح. اور علامات کیا ہیں کہ یہ کان کا مسئلہ جو ہے یہ اب ایگزسٹ کر رہا ہے؟ وہ کون سی کامن علامات ہیں؟ ہمیں تو درد جو ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بس درد ہونا شروع ہو جائے. اور بچوں کو بھی اکثر جب مطلب کہ اس کے کان میں درد ہو رہا ہے، میں نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ یہ ہاتھ بار بار کان کی طرف لے کے جا رہا ہے. وہ بچہ بھلے کہیں اور درد ہو رہا ہے اور وہ ہاتھ ادھر لے کے جا رہا ہے تو اس کے کان میں جو ہے آپ ڈراپس ڈال دیں جیسے آپ نے پہلے کہا. ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ بچوں میں جو ہے یہ اس وقت کان کا مسئلہ ہے اور اس میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ میم جو کان کا درد ہے وہ تب ہوتا ہے جب یا تو کان کے پردے کے پیچھے ریشہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے، جو میں نے بتایا کہ دودھ اگر آپ لٹا کے پلائیں بچے کو، یا یہ کہ کان میں ویکس ایکومولیٹ ہو جائے. یہ اس کی ایک وجوہات ہے. اور علامات یہ ہیں کہ بچہ ایک لحاظ سے بات ٹھیک بھی کرتے ہیں پیشنٹس کہ بچہ اپنا کان کھینچتا ہے، اس کو ریلیف ملتا ہے جب وہ اپنا کان کھینچتا ہے. تو ایک تو یہ نشانی ہے. اور اگر ذرا سا بچہ بڑا ہو جائے اس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ بچہ رسپونڈ نہیں کرتا. آپ اس کو اپنے نام سے بلائیں تو تقریباً 6 منتھس پہ بچہ رسپونڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں کر رہا رسپونڈ بالکل بھی، یا سپوز کہیں پہ اچانک سے ٹی وی کی والیوم بہت زیادہ ہو جائے تو بچہ گھبرا جاتا ہے. اگر وہ اس طرح رسپونڈ نہیں کر رہا تو اٹ مینس کہ وہ کم سن رہا ہے. تو اس کا پھر حل یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. ان کے کمپیوٹرائز ٹیسٹ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو بچہ جب سو رہا ہو تب ہم کرتے ہیں، جس کو بیرا ٹیسٹ کہتے ہیں. تو وہ کیا جائے تاکہ اس سے ہمیں ٹائم پہ پتہ لگ جائے کہ ہیئرنگ لاس ہے یا نہیں ہے. کس ٹائم پہ؟ 6 منتھس پہ بچے کو آواز دیں اگر وہ متوجہ ہوتا ہے، اگر کوئی چیز گرتی ہے وہ متوجہ ہوتا ہے، اگر وہ آواز کو سنتا ہے اور اس پہ متوجہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نارمل ہے. جی نارمل ہے. لیکن اگر نہیں کرتا تو پھر والدین کو بچوں کو لے کے آنا چاہیے فوری طور پر ٹریٹمنٹ کے لیے. بالکل بالکل. کیا ایسے ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں کہ جس کے ساتھ اس مسئلے کا مستقل حل نکل آئے؟ اور انہیں ہیئرنگ ایڈ کے بجائے میں نے تو کاکلیئر امپلانٹس کا بھی سنا ہے کہ آج کل بہت سارے ملکوں میں تو مطلب سرجری کر کے وہ امپلانٹ لگا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اچھا میم یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ریزن کیا ہے ہیئرنگ لاس کی. اگر تو سمپل ویکس ہے تو ویکس تو ہم کلین کر دیتے ہیں، اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اگر تو یہ فیڈنگ پوزیشن کی وجہ سے اس کے کان کے پردے کے پیچھے ریشہ جمع ہو رہا ہے، یا سپوز اس کو نیزل obstruction ہے، ناک بند ہے اس کی، تو اس کو تو ہم جو ریزن ہے اس کو ہم ٹریٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی اس کا ہیئرنگ لاس جو ہے وہ ریورس ہو جائے گا. یہ ہے ریورسیبل جو ہیئرنگ لاس ہے. ایک ہے irreversible وہ ہیں جو جینیٹیکلی ہیں، جو ٹرانسفر ہوا ہے اس کو جینیٹیکلی، وہ پیدا ہی اس کے کان اس کو ڈیف ہے. جو مختلف سنڈرومک بچے ہوتے ہیں جس طرح CP چائلڈ ہو گیا، ڈاؤن سنڈروم کے بچے ہو گئے، ان میں پھر یہ ہے کہ ان میں الٹیمیٹلی ہمیں ہیئرنگ ایڈ یا کوکلیئر امپلانٹ کی طرف جانا ہوتا ہے. اور یہ بھی بڑا کرٹیکل ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ ہم نے بچے کو جب وہ بولنا شروع کرتا ہے اس سے پہلے ہی ہم نے یہ کرنا ہے. اگر وہ سنے گا نہیں تو بولے گا کیسے؟ ٹھیک ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ٹائملی اس کو ڈائگنوز کیا جائے اور ٹائملی انٹروین کیا جائے. اور دیٹ از وہ یہی وقت ہے 6-8 مہینے 9 مہینے سال تک کے اندر اس تک اس کی اسسمنٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور 1 سال کے بعد تک کوکلیئر امپلانٹ ہو سکتا ہے. ہمارے ملک میں کیا مسئلہ ہے کہ کوکلیئر امپلانٹ ایک تو بہت ایکسپینسو ہے اور اس کی ایکسپرٹیز بھی ہر بندے کے پاس نہیں ہے. پورے پاکستان میں چند سینٹرز ہیں جو کرا رہے ہیں اور تقریباً ایک کوکلیئر امپلانٹ جو ہے وہ 20 سے 25 لاکھ روپے کا پڑ رہا ہے. تو ہمارے ہاں اس پہ تھوڑی سی گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ اس کو فنڈ کرنا چاہیے، کوئی بھی یا بیت المال کے تھرو یا کوئی بھی اس طرح کا ان کا ہو، تاکہ ایٹ لیسٹ یہ پیشنٹس جو ہیں ان کو ٹائملی ٹریٹ کیا جائے تاکہ وہ ایک بولنا سیکھیں، سن پائیں گے تو بولنا سیکھیں گے وہ، اور وہ اپنے ایک ہماری سوسائٹی میں ایک نارمل انڈیویجول کی طرح رہنا سیکھ لیں. نارمل انڈیویجولز ہیں. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو حل کیا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی تک جو آپ نے باتیں کی وہ چونکہ بہت امپورٹنٹ ہے تو اس کا ریکیپ ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ کزن میرج کو ڈسکریج کرنا چاہیے، کہ خاندان میں شادی جو ہے بہت سارے بچوں کے امراض
آگے بڑھنے کا معذوری کا سبب جو ہے وہ خاندان میں مسلسل ہونے والی شادیاں ہیں. سو خاندان میں شادی جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور دوسرا جو آپ نے بات کی, کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کا جو پوسچر رکھا ہوا ہے دودھ پینے کا, جب ہم اسے لٹا دیتے ہیں, اسے تبدیل کر دیتے ہیں, تو اس کے بھی اثرات ہیں کہ بچے جو ہے وہ پھر کانوں سے سننے سے محروم ہو جاتے ہیں. سو بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے کوشش کریں کہ جو نیچرل پوسچر ہے اس کی فیڈنگ کا, اسی کو مینٹین رکھیں, بھلے آپ اسے باٹل فیڈ ہی کر رہے ہیں. سو انہی انفارمیشنز کے ساتھ ابھی تک ہم بریک کے لیے رک رہے ہیں, اور بریک کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے اس بارے میں. آؤ پھر سے مسکرائیں اور مل کے گنگنائیں, ہیں گمشدہ جو خوشیاں